मैं रमेश पाटिल, पेंशन सलाहकार एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हर बार की तरफ आप सबका प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं जो पेंशनरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ईपीपीओ यानी इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर, जो पीसीडी पेंशन इलाहाबाद सभी पेंशनरों को देता है। उसके बेसिस पर बैंक हमें अगर हमारा कोई एरियर्स बैलेंस है तो देता है, या बेसिक पे में कोई गड़बड़ है तो उसको दुरुस्त करके एरियर मिल जाता है। अभी इसके हम गहराई में देखने के लिए 3 स्टेप में देखेंगे। सबसे पहले, आज तक किन पेंशनर को ईपीपीओ नहीं मिला है, उसको क्या एक्शन करना पड़ेगा। दूसरा, जिनको ईपीपीओ मिला है उनको क्या एक्शन करना पड़ेगा। और तीसरा, ईपीपीओ मिलने के बाद हमें कितना फायदा मिलने वाला है या इसको कैसे देखना है, इसके बारे में बात करूंगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें ईपीपीओ के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। और फिर भी आपकी कोई समस्या है या कोई सवाल है तो हमसे पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने सारे पेंशनर तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें, और आपका ऐसा ही प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखे, हम आपका शुक्रगुजार है। सबसे पहले हम देखेंगे पीसीडी पेंशन इलाहाबाद की जो वेबसाइट है, उसके ऊपर रिकॉर्ड वाइज उन्होंने लिस्ट जारी की है, जिसमें कौन से रिकॉर्ड ऑफिस का ईपीपीओ जो पेंशनर 1 जनवरी 16 से पहले रिटायर्ड हुए हैं उनका इशू नहीं किया है। तो एग्जांपल के तौर पर बड़े रिकॉर्ड ऑफिस 4 का देखेंगे। उसमें सबसे पहला आरटी रिकॉर्ड जो बड़ा है, उनका आज की डेट में 32% ईपीपीओ इश्यू करना बाकी है, यानी तकरीबन 65,000 पेंशनर है जो 1 जनवरी 16 से पहले आए हुए हैं, उनका ईपीपीओ दिया नहीं है। दूसरा नंबर आता है ईएमई रिकॉर्ड सिकंदराबाद, जिनका 29% तकरीबन 45,000 के आसपास हो जाता है। तीसरा है सिग्नल रिकॉर्ड जो 29% यानी तकरीबन 40,000 केसेस पेंडिंग है। चौथा है एसी रिकॉर्ड साउथ बेंगलोर, यानी इनका भी तकरीबन 38% बैलेंस है, यानी 45,000 के आसपास ईपीपीओ इशू नहीं किया है। अभी पीसीडी पेंशन इलाहाबाद ने सर्कुलर नंबर 610 में 2018 में हर रिकॉर्ड ऑफिस को सर्कुलर इशू किया था, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ऑफिस से मांगे थे, और जो आपके पास नहीं है आप पेंशनर से मांगो, ऐसे उसमें डिक्लेयर किया था। साथ साथ रिकॉर्ड ऑफिस ने इंडिविजुअली चिट्ठी लिखने की कोशिश किया है या कॉमनली बताने की कोशिश किया है, लेकिन फिर भी आज की डेट में इतने लोगों का डाटा रिकॉर्ड ऑफिस के ना होने की वजह से इतने केसेस पेंडिंग है। तो अभी हमने उसको ईपीपीओ को हासिल करने के लिए हमने क्या एक्शन करना है, ये अभी हम अगले पार्ट में देखेंगे। आपके अधिक जानकारी के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीसीडी पेंशन वेबसाइट की लिंक दी हुई है, जिससे आप क्लिक करोगे तो आपको हर रिकॉर्ड वाइज कितने केसेस आज की डेट में पेंडिंग है ये देखने को मिल सकता है। तो आप लिंक पे जाके देख सकते हैं। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे जिनको अभी तक ईपीपीओ नहीं मिला है, उन्होंने क्या एक्शन करना है। तो सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड और अपने फैमिली का आधार कार्ड रिकॉर्ड ऑफिस को भेजना है। दूसरा है आपके पास चेकबुक है तो उसका एक कैंसिल चेक, या चेकबुक नहीं है तो जो पेंशन का अकाउंट है उसका फर्स्ट पेज अपने रिकॉर्ड ऑफिस को भेजना है। तीसरा है अपना पैन कार्ड, अपने फैमिली का पैन कार्ड रिकॉर्ड ऑफिस को भेजना है। अभी अगर ओरिजिनल पेंशनर डेथ है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट रिकॉर्ड ऑफिस को भेजना है। और इन एडिशन आपके पास पीपीओ की जो कॉपी है वो भी अपने रिकॉर्ड ऑफिस को भेजना है। ये भेजने से रिकॉर्ड ऑफिस के पास अगर आपका पूरा डाटा आ गया तो रिकॉर्ड ऑफिस ऑनलाइन पीसीडी पेंशन को भेजता है, जिससे आपको ईपीपीओ बनाने में पीसीडी पेंशन को मदद मिल सकती है और आपका ईपीपीओ आपके पास तुरंत आ सकता है। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ एक 2 पेज का फॉर्म भरना जरूरी है, जो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उधर जाके एक प्रिंट आउट फॉर्म प्रिंट निकाल सकते हैं, और इन डॉक्यूमेंट के साथ वो भर के आप रिकॉर्ड ऑफिस को भेजने से आपको और सहूलियत अच्छी हो सकती है। अब आप दूसरी स्टेप, यानी जिनको ये पीपीओ आया है उन्हें क्या एक्शन करना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास ईपीपीओ आया है तो अच्छा है। अभी आपने अगर ये जैसे ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट बता दिए वो आपने अपने रिकॉर्ड ऑफिस को नहीं भेजा है तो ये आपने भेजना अनिवार्य है। आपका रिकॉर्ड ऑफिस में ये सारा डाटा होना अगली
प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है। तो आपने ये नहीं समझना कि मेरा ये पीपीओ आ गया है, मुझे भेजने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपने ये सारा डाटा अपने रिकॉर्ड ऑफिस को भेजने से आपको बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन रहेगा। अभी हम देखेंगे सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, यानी आपके पास अगर ये पीपीओ आ गया तो उसको कैसे समझना है। तो उसको समझने के लिए डेमो के तौर पर एक बैक स्क्रीन में मैंने ये पीपीओ दिखा है, उसमें 5 बॉक्स आपको दिखेंगे। सबसे ऊपर वाला होगा पीपीओ की डिटेल्स है, यानी पीपीओ नंबर, उसके बाद उसका सफिक्स नंबर, उसके नीचे ओरिजिनल पीपीओ नंबर होगा और उसके आगे होगा कोरिएंडर पीपीओ ईपीएनी। यानी अभी इसमें सबसे मजेदार बात यह है, ये पीपीओ का नंबर बहुत ही आसान होता है। यानी पहला फिगर जो होता है वो उसका आप आर्मी के है, नेवी के या एयरफोर्स के वो दिखाता है। यानी आर्मी के लिए होगा तो फर्स्ट नंबर होगा, नेवी के लिए होगा तो 2 नंबर से स्टार्ट होगा और एयरफोर्स के होंगे तो 3 नंबर दिखाई देगा। ये उसके बाद अगले 2 जो फिगर होते हैं वो उसका रिकॉर्ड ऑफिस दिखाते हैं। अभी इस पीपीओ में 53 दिखा है, यानी इसका रिकॉर्ड ऑफिस आर्टिलरी रिकॉर्ड है। अभी आगे के 4 फिगर जो होते हैं वो पेंशनर कौन सी साल में रिटायरमेंट हुआ है उसका इंडिकेट दर्शाता है। यानी अभी इसमें लिखा है 2014, यानी ये पेंशनर 2014 में रिटायर हुआ है। अभी आगे के जो 5 फिगर है उसमें उसका पीपीओ का सीरियल नंबर आता है। यानी ये कुल 12 जो फिगर का पीपीओ नंबर है उसको बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं और जिंदगी भर याद रख सकते हैं। अभी जो सफिक्स नंबर लिखा हुआ है, सफिक्स पीपीओ का जो लिखा है उसमें क्या होता है, टाइप्स ऑफ पेंशन होता है। जैसे 01 हो जाता है तो सर्विस पेंशन होता है, डिसेबिलिटी पेंशन होगा तो अलग होगा। अभी ये 7 सीपीसी का रिवाइज पीपीओ है, इसलिए इसके ऊपर 0199 हाँ कोड दिखाई अभी जो आपको ये पीपीओ दिखाई दे रहा है उसके दूसरे बॉक्स में देखेंगे तो उसके ऊपर बेसिक पर्टिकुलर लिखा है। यानी एक पेंशनर का नाम क्या है, वो कौन से आर्म्स में थे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ होगी, उनकी रैंक कौन सी है, उसके बाद अगर उनको एसीपी ग्रांट हुआ है कि नहीं हुआ है, डेट ऑफ इनरोलमेंट होगा, डेट ऑफ रिटायरमेंट होगा, क्वालिफाइंग सर्विस होगी, रैंक प्लस ग्रुप कौन सा है, उसके बाद फैमिली का नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ ऑफ फैमिली। ये सब बेसिक पर्टिकुलर ये दूसरे बॉक्स में क्लियर कट दिखाई देगी, जिससे कारण आपको डिस्चार्ज बुक की बहुत ही कम जरूरत पड़ेगी। अभी हम देखेंगे ये पीपीओ के ऊपर जो तीसरा कॉलम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है पेमेंट डिटेल्स। जैसे 1 जनवरी 16 से पहले आपकी बेसिक पे क्या थी वो पहले कॉलम में दिखा है, उसके बाद आपकी ग्रेड पे क्या है, उसके बाद एमएसपी, क्लास पे कोई है तो ग्रुप यानी एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप का कोई पेमेंट है तो, और 1/1/16 को आपकी पेमेंट क्या थी इसके बारे में लिखा है। उसके बाद ग्रेड पे हटा दिया है तो उसका कॉलम नहीं है, पे लेवल उधर आई हुई है। उसके बाद मिलिट्री सर्विस पे जो आपका है वो उसमें दिखा है, क्लास पे अगर कोई आपके है तो, और क्लास पे के बाद ग्रुप पे यानी एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप कोई अगर पेमेंट है तो। इसके ऊपर सबसे ज्यादा कॉल आए थे, ये कंफ्यूजन वाला मामला है, तो ये आपका पेमेंट का डिटेल्स है। अभी हम ये पीपीओ के ऊपर चौथा बॉक्स यानी रिवाइज्ड पेंशनरी बेनिफिट्स अंडर 7 सीपीसी उसके बारे में बात करेंगे। उसमें क्लियर कट लिखा है 1 जनवरी 2016 को आपकी बेसिक पेंशन कितना होगी। सबसे पहले सर्विस एलिमेंट या सर्विस पेंशन, दूसरे में डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में बताया, तीसरे में वॉर इंजरी एलिमेंट के बारे में, चौथे में नॉर्मल फैमिली पेंशन कितना होगा, और लास्ट में इनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन। इनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन और सर्विस पेंशन बराबर ही रहता है। इनहांस रेट किसके लिए एप्लीकेबल है, कितना साल मिलता है, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया, वो आप रेफर कर सकते हैं। अभी इसमें आपका जितना सर्विस पेंशन बेसिक है उसमें जैसे आपका उम्र 80% हो जाता है तो 20% बनेगा, वो नीचे वाले कॉलम में लिखा है। अगर आपका 85 कंप्लीट हो जाता है तो 30% बढ़ा के लिखा है, अगर आपका 90 होगा तो 40% बढ़ा के लिखा है, बेसिक के ऊपर है ये। और जैसे आपका 100 हो जाता है तो आपका 100% एक्स्ट्रा मिल सकता है। मैं सभी पेंशनर साहिबान को अनुरोध करना चाहूंगा इस बॉक्स को बहुत गहराई में देखने की जरूरत है। जैसे अपना इसमें बेसिक पेंशन दिया हुआ है
और फैमिली का बेसिक पेंशन दिया हुआ है। तो खासकर क्या होता है, एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं मैं कि अगर एक टीएस नायक है, उनको कभी कभी बैंक गलती से सिपाही रैंक का पेंशन देती है। जैसे बेसिक में आप इधर पकड़ सकते हैं 1 जनवरी 16 को इनकी बेसिक कितना है और एक्चुअली उनको कितना मिलता है। फैमिली पेंशनर में खास करके ये देखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इनका बेसिक 1 जनवरी 16 को 9000 में भी फिक्स किया हुआ है। उसमें आज की डेट में उनका रैंक और क्वालिफाइंग सर्विस देख के बेसिक पेंशन एज ऑन 1 जनवरी 16 को फिक्स किया हुआ है। ये तफावत 1 जुलाई 2014 से भी हो सकती है। अगर इसमें तफावत है तो आप बैंक के पीछे लड़ सकते हैं, आपको ये प्रूफ मिलेगा। इसके कारण आप अपना पेंशनरी बेनिफिट जो एडिशनल है वो ले सकते हैं। अगर सर्विस पेंशन और ये पीपीयू में आज की डेट में जो मिल रहा है बेसिक पेंशन और इस ईपीपी में कोई डिफरेंस नहीं, तो इसको बैंक में देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे हम इसको लेके बहुत कंफ्यूजन में रह के बैंक की चक्कर काटते रहते हैं कि मेरा नया पे रिवाइज कब मिलेगा। तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है। इसका बेसिक और आपका बेसिक अगर सही है तो कहीं दौड़-धाप करने की जरूरत नहीं है। अभी सबसे आखिरी जो बॉक्स ईपीपीयू के ऊपर दिखाई देता है वो पीडी डिटेल्स यानी पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी जो है, जिसका बैंक ऑफ नेम लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर लिखा हुआ है और उसका स्टेशन, आईपीएससी कोड, ये सब डिटेल इसमें है। जो आप जिधर से पेंशन लेते हैं उसकी डिटेल इस कॉलम में लिखी हुई है। अब सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, अगर आपको ये पीपीयू के बारे में और कोई जानकारी जानना चाहते हैं या कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक जरूर करें। ऐसा ही प्यार हमारे साथ बनाए रखने के लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा।